स्वागत दोस्तों, आगे आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में नेतृत्व का युद्ध करवाना चाह रहे थे दोस्तों। बीजेपी के नेता के द्वारा दिया गया बयान और कहा गया कि पिंजड़ा तोड़ो और प्रियंका गांधी को बनाओ नेता विपक्ष। और इस बहस में कूदे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद। अबला नारी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा दोस्तों। बताएंगे कैसे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की बहस छेड़कर बीजेपी के लोग विवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मिल रहा है जोरदार तरीके का करारा तमाचा। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर तो दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन है दोस्तों, और बीजेपी वालों को यह नहीं पता होगा कि भाई बहन का प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसीलिए आपस में फूट डालने वाला बयान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों को परिवार के बारे में क्या पता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर छात्राओं से जुड़े हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, यानी छात्रों का कार्यक्रम जिसमें केवल महिलाएं आई हुई थी और लड़कियां आई हुई थी। राहुल गांधी ने इस दौरान अपना बयान दिया दोस्तों। इस दौरान बयान में राहुल ब्रेक द केज शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यानी पिंजड़ा तोड़ो, पिंजड़ा तोड़कर बाहर निकलो, आजादी से देश की महिलाओं को रहना चाहिए। इन शब्दों का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया। तो भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी पिंजड़ा तोड़ने की बातें कर रहे हैं, महिलाओं की आजादी की बातें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को सबसे पहले ये जो वो दुनिया को बता रहे हैं अपने घर में, उनको सबसे पहले ये काम करना चाहिए, पिंजड़ा तोड़ना चाहिए और प्रियंका गांधी को मौका देना चाहिए नेतृत्व करने का। राहुल गांधी को नेतृत्व नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रियंका गांधी को आगे करिए, आजादी तो हर महिलाओं को चाहिए। इस तरीके का बयान बीजेपी के लोगों ने दिया दोस्तों। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने जो पलटवार किया है वो और ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। पवन खेड़ा कहते हैं कि तथ्यों को आप समझिए कि बीजेपी और आरएसएस के लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले भाई बहन हैं उनके बीच में ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाजपा वाले दिखाना चाहते हैं कि वो प्रियंका गांधी के समर्थन में आ रहे हैं। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बहन के बीच का प्रेम क्या होता है। दूसरा ये कि विरोधी दल को लेकर यानी ओपोजिशन को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर इन लोगों की जानकारी ही पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं कि भाजपा वालों को ये गलत फहमी है कि प्रियंका गांधी एक अबला नारी है जिन्हें कोई बचाने की जरूरत है। ये लोग बिना बात के मुद्दे उछाल रहे हैं ताकि ये लोग चर्चा का विषय बने रहे। इसके बाद पवन खेड़ा कहते हैं कि हम लोगों को नागरिकों की समानता या फिर लिंगों की समानता के बारे में ज्ञान देने से पहले इन लोगों को याद रहना चाहिए कि भारत का केवल एक प्रधानमंत्री हुआ है जो महिला रही है, और वो केवल इंदिरा गांधी है। और भारत के अंदर बीजेपी की तरफ से 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ लिया था दोस्तों, जबकि 3 बार नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक बार भी बीजेपी ने किसी महिला को आगे नहीं किया। तो सवाल तो भाजपा वालों पर उठते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है, और कांग्रेस पार्टी का अगर आप पूरी श्रृंखला देखेंगे तो पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसमें 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की अब तक हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हुई है। और संघ वालों के तो कहना ही क्या है, आरएसएस के अंदर कोई सरसंघ चालक महिला नहीं बनी है दोस्तों, बल्कि महिलाओं के लिए अलग से विंग बनाया गया है। बाकी आरएसएस पुरुषों की एक टीम है दोस्तों, जिससे लेकर सवाल भी पूछा गया था मोहन भागवत से, लेकिन मोहन भागवत ये जवाब देने की जगह की हाई पावर कमेटी जो है आरएसएस की, उसके अंदर कोई महिला क्यों नहीं है। कह रहे थे कि हमने अलग से महिलाओं का एक ब्रांच बना रखा है और उसमें महिलाएं काम करती है, यानी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने से आरएसएस के अंदर भी पूरी तरीके से कन्नी काटा जा रहा है दोस्तों। ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आगे क्यों नहीं किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा और आरएसएस वाले कम से कम महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं को आगे करने के मामले पर ज्ञान देने के अधिकारी तो बिल्कुल नहीं है, तो इनको बोलना भी नहीं चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगा दिया गया दोस्तों। राहुल गांधी को बैटमैन की तरह दिखाया गया, यानी राहुल गांधी जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं दोस्तों, पुलिस स्टेशन में जाकर जबरदस्ती एफआईआर करवा के आते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो एक बैटमैन की तरह किया, यानी गए लोगों के रक्षक बनकर, और जिनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था शाहिल का, उनका एफआईआर दर्ज करवाया गया और 7.5 घंटे तक लगातार थाने में बैठे रहे। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने एक सुपर हीरो की भूमिका निभाई, इसीलिए दिल्ली के अंदर जगह जगह पर यह बैनर पोस्टर लगा दिया गया। राहुल गांधी को बैटमैन बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने के साफ संकेत है दोस्तों। बैटमैन की तस्वीर लगाकर नीचे लिखा गया है कि द साइलेंट गार्जियन, अ वॉचफुल प्रोटेक्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी, द रियल लाइफ बैटमैन। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी दुनिया भर के अंदर जाकर दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों से और यहां तक कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है दोस्तों उनसे भी बोलते हैं कि कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिएगा। हुआ ये दोस्तों की
कुछ दिनों पहले दुनिया की 7 बड़ी शक्तियों का एक कार्यक्रम होता है दोस्तों, यानी G7 का एक कार्यक्रम होता है जिसमें भारत को इनवाइटी के तौर पर बुलाया जाता है, यानी भारत एक आमंत्रित सदस्य होता है। तो नरेंद्र मोदी जाते हैं और क्योंकि वहां पर G7 के लीडर मौजूद रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर बयान देना पड़ता है और नरेंद्र मोदी ट्रंप से बातचीत करते हैं दोस्तों। और हमेशा से यह होता आया है कि जब किसी बड़े नेता से कोई देश का प्रधानमंत्री मुलाकात करता है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे सवाल पूछे जाते हैं और उनका सही से उचित जवाब दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग ही देखने को मिला दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में साइडलाइन बातचीत होती है और बातचीत के बाद जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक नियम कायदा कानून है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो उसे लेकर भाजपा सरकार के अधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लोगों से कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए, यानी मीडिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मोदी और ट्रंप एक साथ मीडिया के सामने आ जाते दोस्तों तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता कि सीज फायर ट्रंप बोलता है कि मैंने करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत का अपना अलग मानना है, तो ऐसे में दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और इस जवाब को देते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा विवाद बढ़ जाता दोस्तों। ऐसे ही भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता चल रहा है वो कहां तक पहुंचा और क्या उसमें कृषि क्षेत्र की चीजें भी जुड़ी हुई है और कई सारे और सवाल थे दोस्तों जो पूछे जाने वाले थे। इन्हीं सवालों से कन्नी काटते हुए कहीं ना कहीं अब अमेरिका के भारत के अंदर मौजूद राजदूत ये खुलासा करते हैं दोस्तों, जिस पर विपक्ष ने अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूछ रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर भारत की नाक कटवा रहे हैं, यानी ट्रंप के साथ मीटिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है तो कन्नी काट कर निकल लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत एक जो लोकतांत्रिक देश माना जाता है दोस्तों, उसका प्रधानमंत्री इस तरीके से असली सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऐसा लगता है कि एक एक सवाल से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर न खत्म हो जाए। यही बड़ा कारण दोस्तों की कहीं ना कहीं कन्नी काटने की कोशिश की जाती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर भाजपा एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल बनाने जा रही है दोस्तों। उनके स्थान पर डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये बड़ी अपडेट गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल को हटाया जाएगा, उनकी जगह पर हर्ष सांघवी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। हर्ष सांघवी के ऊपर अमित शाह और मोदी दोनों का हाथ है दोस्तों, दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और ये जल्द ही जिम्मेदारी संभालेंगे, इसमें कहीं कोई ज्यादा दोहराई नजर नहीं आती है। अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर बीजेपी के लोगों का जो मन करता है वो कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर एक तरफा समर्थन इनको मिल रहा है और हर बार ये जीते चले जा रहे हैं और जब बार बार जीते चले जाएंगे तो जो मन करेगा वो करेंगे। तो इसीलिए अगर ऐसा हो जाएगा, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो कोई आश्चर्य वाली बात होगी नहीं और चर्चाएं चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई धुआं तो उठा होगा। इसीलिए आगे की आशंकाएं हैं। साथ साथ वंदे मातरम पर देश भर को ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद देशद्रोही वाली हरकतें कर रहे हैं दोस्तों। अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बीजेपी के नेता सतीश महाना एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों। इस कार्यक्रम में उनको सैल्यूट दिया जा रहा था दोस्तों, यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, जो एक स्पीकर को मिलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर है सतीश महाना। तो ऐसे में सतीश महाना को दिए जा रहे इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जो राष्ट्रीय गान बजाया जाता है दोस्तों, जनगण मन, तो वो पूरा हो भी नहीं पाता और उससे पहले बीजेपी के नेता सतीश महाना अपने स्थान से उतरकर नीचे की तरफ चले जाते हैं दोस्तों, यानी उतरकर चले जाते हैं और राष्ट्रगान बजता ही रहता है। इस पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अंग्रेजों के मुखबिरों, वंदे मातरम पर झूठ बाद में फैलाना, पहले ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारे दिग्गज नेता विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर क्यों चले गए, बीच में ही क्यों जाना था, क्या ये 52 सेकंड नहीं रुक सकते थे? जनगणना का यह अपमान बर्दाश्त नहीं है भाजपाइयों, माफी मांगो, बिना माफी के काम नहीं चलेगा। सुप्रिया शिनेट ने यह मामला उठाया दोस्तों और एकदम सीधा सीधा मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया भर को ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाले भाजपा वाले राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों का अपमान करते हुए राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं और इसीलिए भाजपा वाले वंदे मातरम और तमाम अन्य मामलों को लेकर देश को ज्ञान देने से पहले अपने नेताओं की हरकतें देखे, बीजेपी के नेता के ऊपर मामला दर्ज करवाए, तब माना जाएगा कि अमित शाह जो नियम बदल कर लाए हैं, जिसमें वंदे मातरम को जनगण मन जैसा स्टेटस दिया गया है, यानी अगर कोई राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो राष्ट्रीय गान के अपमान की तरह ही इसे माना जाएगा और पुलिस में सजा भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो प्रावधान किए गए हैं ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश महाना ने क्या देश के राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं किया? ये साफ तौर पर कैमरे पर देखा जा सकता है कि बिल्कुल किया है दोस्तों। क्या इन पर मामला बनेगा या नहीं बनेगा? क्या भाजपाई वापस से इनका विरोध करेंगे? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर वोट चोरी का हथियार है एसआईआर। उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोट चोरी का गंदा खेल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी के लोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से चुन चुनकर मुस्लिम वोटरों के नाम काट रहे हैं, उनका मताधिकार छीन रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों से नाम कटवाने के लिए जिन 5 लोगों ने सबसे ज्यादा आवेदन दिए वे सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। किच्छा विधानसभा में नाम कटवाने के लिए 4857 आवेदन दिए गए दोस्तों, जिसमें 4855 आवेदन
अकेले राजेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का एजेंट है दोस्तों। इसी तरह से गदरपुर, खटीमा, नानमता और रुद्रपुर के अंदर सैकड़ों मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ाया गया। सोचिए कि चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी कितनी बड़ी साजिश रच सकती है, लोकतंत्र का गला घोंट सकती है। यही बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, जिसे पूरी तरीके से देश समझ चुका है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर रविवार को यानी बीते दिन जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ इस व्यवस्था के सुधार की मांग को लेकर 300 लोग जमा हो गए, जिसमें 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने आरक्षण और सरकारी मदद के लिए पात्रता तय करने के लिए आर्थिक मानदंडों को महत्व देने की मांग करते हुए नारेबाजी की दोस्तों। इसकी दलील थी कि उनकी दलील थी कि मदद जाति से परे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति के ये लोग कैनॉट प्लेस के अंदर जमा हो गए। 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के वक्त मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया दोस्तों, और मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग को लेकर ये 300 लोग अचानक से कैनॉट प्लेस में पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस वालों को कैसे नहीं पता चला कि 300 लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। उनको तो पहले से ही सूचना होनी चाहिए, एक इनपुट होना चाहिए कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जानबूझकर आरक्षण के मामले को लेकर बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये बहस छेड़कर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सवर्ण समाज के लोगों के साथ में कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं होगी, और एक तरीके से सवर्ण समाज के लोगों के बीच में मैसेज करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और भाजपा दूसरी तरफ आरक्षण की समीक्षा से जुड़े मामले को लेकर बोलेगी कि हम आरक्षण को हटने नहीं देंगे। यानी बीजेपी दोनों तरफ खेलना चाहती है। भाजपा को अपने सवर्ण वोटों के छिटकने का डर भी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समीक्षा पर एक शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे पता है कि बहुजन समाज के लोग बीजेपी को बुरी तरीके से धरातल पर पटक देंगे। और यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी के लोग दोनों तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग दो नाव पर बैठने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि वो दोनों नाव को संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पानी में उथल पुथल होगा, स्थिति पूरी तरीके से पलटेगी और औंधे मुंह गिरेंगे दोस्तों और डूब जाएंगे। यही स्थिति होती है अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, लेकिन ये होशियारी ज्यादा दिन चलेगी नहीं दोस्तों। और खासकर बीजेपी के लोगों की होशियारी के साथ में जो उनके संगी साथी हैं उनकी अलग होशियारी चल रही है। चाहे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, बीजेपी के साथ भी रहेंगे। और भाजपा के नेता ब्रजेश पाठक के द्वारा आरक्षण हटाने की बात करने वाले लोगों के समर्थन पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो समय आ चुका है, सबको लोग पहचानने लगे हैं। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई दोस्तों। इस बैठक में 25 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन वापस लेने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वादे की स्थिति की समीक्षा की गई दोस्तों। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने अभी तक उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया, तो सवाल और ज्यादा उठे हैं। औपचारिक रूप से कोई जानकारी भी नहीं दी गई। सीजेपी ने बताया कि वादों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा, जिसमें देश भर के अंदर फिर से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने का एक विकल्प शामिल है। सीजेपी के सद्भावना से अपना आंदोलन वापस लेने के बाद सरकार ने जो युवाओं से वादा किया था वो वादा नहीं किया पूरा, और जो वादे थे उसमें यह था कि छात्रों के ऊपर जितने भी मुकदमे दायर किए गए उन सबको वापस लिया जाएगा। और अब तक इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी है, तो इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस ने रविवार को स्पष्ट किया कि आरक्षण सुधारों को लेकर जंतर मंतर पर किसी भी व्यक्ति या संगठन को प्रदर्शन अथवा सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ये नहीं बता रही कि अगर सभा करने की अनुमति नहीं दी गई थी तो ये कहां से 300 लोग इकट्ठा होकर सभा करने लगे। पुलिस के अनुसार नई दिल्ली जिले के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 जो पहले 144 था दोस्तों, वो लागू किया गया है, यानी निषेध आज्ञा लागू कर दी गई है। सीआरपीसी 144 का स्थान 163 ने लिया हुआ है। तो ऐसे में विरोध मार्च, जुलूस और प्रदर्शन के अलावा 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर पर दुष्कर्म के आरोप को केस को दबाने के बदले में 5 करोड़ रुपए के कथित रिश्वत के आरोप लगे हैं दोस्तों। इस मामले में वो पहली बार कैमरे में सामने आकर आरोपों को बेबुनियाद बताती हुई नजर आई। जो बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों वो ये कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजीत सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है दोस्तों। ये नोटिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को उन आरोपों की जांच करने के निर्देश के बाद भेजा गया है कि गुरप्रीत कौर ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की थी दोस्तों। संपर्क करने पर जस्टिस सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि एनएचआरसी से कोई शिकायत नहीं की गई। डीजीपी और पंजाब सरकार को एनएचआरसी के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डॉक्टर गुरप्रीत कौर से भी कोई नोटिस नहीं मिला है। तो ऐसे में मामला अलग चल रहा था दोस्तों, और अब कहा जा रहा है कि कोई नोटिस नहीं मिला है। तो इस तरीके से आरोप लगाए गए और अब आरोप पर पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, और नोटिस वगैरह भेजा गया था उस पर भी कहीं ना कहीं पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ
कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को इंटरनेट के गेम में बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। 2024 के चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जो ऊपर की तरफ जाना शुरू किया दोस्तों, तो वो दूर दूर तक नहीं रुक रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास 97 लाख के आसपास फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस के पास 1,52,00,000 के आसपास फॉलोवर है। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव है दोस्तों, काफी ज्यादा तत्पर है और लगातार एक के बाद एक पोस्ट करती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं, यानी डिजिटल स्पेस में कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है। एक टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट के माध्यम से ही देश के अंदर अपना नैरेटिव बनाया दोस्तों, अपना माहौल बनाया। लेकिन आज स्थिति यह है कि इंटरनेट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरीके से पछाड़ रखा है और इंस्टाग्राम पर तो कांग्रेस पार्टी का कब्जा चल रहा है। इसी तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के जो माहौल होने जा रहा है उस ओर संकेत देता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी लगभग डबल के आसपास पहुंच गई है, इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव का एक बयान आता है दोस्तों। अखिलेश यादव आरक्षण की समीक्षा के मामले को लेकर अपना विरोध जताते हैं। अखिलेश कहते हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। भाजपा व उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह समीक्षा की बातें करते हैं, सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर निशिकांत दुबे बीजेपी का नेता भड़क जाता है दोस्तों। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि अखिलेश जी का लॉलीपॉप पकड़ा गया, पीडीए में पंडित गायब हो गया क्या? यानी अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र के जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान इसी महीने के अंदर एक कार्यक्रम किया था दोस्तों, और इस कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए में पीडीएस शब्द में पी शब्द का इस्तेमाल, पंडित शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ में जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने पंडित शब्द भी पीडीए में जोड़ा था। तो अब बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का दावा है कि क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण ना तो कभी हटा है और ना कभी हटेगा, आरक्षण की समीक्षा की बात भी नहीं करने देंगे और आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसा बोलने से अखिलेश यादव से ब्राह्मण समाज के लोग छिटक जाएंगे। यानी निशिकांत दुबे को यह नहीं पता कि जो बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं यही बयान राजनाथ सिंह ने दिया था और कहा था कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण पर हाथ लगा दे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज के लोग अलग हो गए या पंडित समाज के लोग अलग हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग ही तरीके का मुद्दा है दोस्तों, उनका शंकराचार्य का अपमान और लगातार हो रहे ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार के साथ साथ समाज को हाशिए पर धकेलने की भाजपा नीति के खिलाफ है दोस्तों। क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को भी पता है कि आरक्षण की समीक्षा या आरक्षण को लेकर किसी भी तरीके का उल्टा बयान कोई देश में नहीं दे सकता, क्योंकि बहुजन समाज के सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। और इसीलिए निशिकांत दुबे की समझ आरक्षण और फॉरवर्ड राजनीति को लेकर क्या है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की दोस्तों, और ये मुलाकात के बाद संजय सिंह ने पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया दोस्तों। ने कहा कि संविधान और आरक्षण के लिए बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है। आरोप लगाया गया कि भाजपा ने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बार फिर मुहिम तेज कर दी है, इस कोशिश को नाकाम करना जरूरी है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए पिछड़ों का हक मारने का आरोप भी लगाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। बताया कि इस सभी मुद्दे पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विस्तार से चर्चा और संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात को एक ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब गठबंधन बनने को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर विस्तृत चर्चाएं चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को भी क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर एडजस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी राज्य के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपने संगठन का विस्तार कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली के आसपास के इलाकों के अंदर आम आदमी पार्टी अपना टिकट देकर कुछ कैंडिडेट मैदान में उतार सकती है, चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद की कुछ सीटें हो, जहां पर आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। अब जो भी अपडेट है दोस्तों, लेकिन एक चीज तय है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे समीकरण के अंदर मानकर चल रही है। साथ साथ झारखंड से बड़ी अपडेट आती है, जहां पर रामगढ़ के अंदर सुभाष चौक पर बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया दोस्तों, और बताया गया है कि रामगढ़ में शुक्रवार को हुई घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस क्रम में मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध करते हुए पुतला फूंकने जाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि बाद में पुलिस वालों के साथ काफी ज्यादा विवाद होता है दोस्तों, और पुतला दहन से रोकने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद छात्र और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और ज्यादा बवाल करने लगे दोस्तों। ऐसे में आप लोग की इस पर क्या राय है? क्या बीजेपी के लोग जब विपक्ष के नेताओं का पुतला फूकते हैं तब ये पुतला फूकते वक्त ये नहीं देखते कि क्यों पुतला फूक रहे हैं, जबकि अगर मोदी और शाह या किसी बीजेपी के नेता का पुतला फूका जाए भाजपा राज्य में तो उसे पुलिस वाले उठाकर लेकर चले जाएंगे। साथ साथ
कांग्रेस जनता पार्टी ने बीजेपी के जनजी आउटरीच कार्यक्रम में शामिल नेताओं पर तंज कसा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जनजी चेहरों की शानदार टीम के लिए बीजेपी को 3 तालियां मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए कि देश के युवाओं को वायरस या कॉकरोच कहा गया था। प्रदर्शनकारियों की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से की गई थी और अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं के बीच में पैठ बनाएंगे, युवाओं की बातें सुनेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा वाले युवाओं को लेकर, आंदोलन को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है युवाओं के बीच में आने का। और अगर आएंगे तो फिर युवा इनसे सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने तो हम लोगों को यानी युवाओं को वायरस कह दिया था। न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जनजी आउटरीच प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है दोस्तों, और जो भाजपा वाले स्मृति ईरानी और तमाम नेताओं को आगे करके करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सफलता इनको ज्यादा मिलेगी नहीं, ये बात तय दिखाई दे रही है। लेकिन नाम के लिए ही जनजी से बात करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन जनजी को बीजेपी की भाषा समझ में आती नहीं है दोस्तों, क्योंकि भाजपा की भाषा मंदिर मस्जिद वाली होती है और जनजी की भाषा विकास रोजगार के इर्द गिर्द रहती है। तो काफी अंतर है दोनों में। साथ साथ हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए।